हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सॉम मोस का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर मोहर सर्किल पढ़ेंगे। और सॉम मोस का आज ये लेक्चर नंबर 40 है, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर 11 है ये, और 11 का पार्ट 2 पढ़ेंगे मोहर सर्किल। इससे पहले हम इस चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे सीक्वेंस में ये चैप्टर नंबर 11 है। बाकी आपकी बुक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक में, ये सेकंड चैप्टर के अंदर दे रखा है टॉपिक मोहर सर्किल, ठीक है। तो इसका जो हमने पार्ट 1 कवर किया था उसमें स्टार्टिंग के ये 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। चूंकि अब ये आपका लेक्चर काफ़ी दिन के गैप के बाद मिल रहा है, इसीलिए इससे पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था 2-3 मिनट पहले हम उसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे चीज़ें हमें समझ में आने लगे और मोहर सर्किल समझने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें पढ़ा था सबसे पहले नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, मतलब किसी भी तिरछी काट पर जो लंबवत और कर्तन प्रतिबल होता है, इसकी वैल्यू हमने निकालना सीखा था, ठीक। इसमें हमने 2 डेरिवेशन किए थे। सबसे पहला डेरिवेशन हमने किया था इसमें ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्स, मतलब केवल एक अक्षीय बल के कारण जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो हमने इसमें क्या देखा था? हमने देखा था कोई भी एक बॉडी बना ली थी और इस पर हमने डायरेक्ट एक्सियल लोड लगा दिया था W। दिख रहा है आपको? यहाँ भी दोनों तरफ डायरेक्ट एक्सियल फोर्स लग रहा है W, ठीक। और हमने इसमें एक तिरछी काट दी इस तरह से। ये कोई तिरछी काट है जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुकी हुई है। तो ये जो तिरछी काट है ना, ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन पर इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये तो नॉर्मल स्ट्रेस है और इसके टेंजेंशियल ये शियर स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस सिग्मा एस या फिर टाउ कह दीजिए, इनकी जो वैल्यू होती है, हमने पूरा फॉर्मूला डेराइव किया था जिसमें सिग्मा एन बराबर आया था W/A cos स्क्वायर थीटा और सिग्मा एस बराबर आया था W/2A sin 2 थीटा। क्लियर ना? W यहाँ पर ये वाला फोर्स है, A यहाँ एरिया हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। थीटा आपका ये एंगल है। बोलिए क्लियर है इतना? तो एक तो हमने ये वाला कंप्लीट डेरिवेशन पढ़ा था, बाकी मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ रिवाइज कर दिए। दूसरा डेरिवेशन हमने देखा था ड्यू टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस, मतलब 2 परस्पर लंबवत बलों के कारण देखा था हमने नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस की वैल्यू। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर क्या दिखाया गया है? एक तो ये लग रहा है डायरेक्ट एक्सियल फोर्स जो WX है एक्स अक्ष पर, दूसरा वाई अक्ष पर लग रहा है WY, यानी कि इसमें 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगा रखे हैं WX और WY। इतना समझ पा रहे हैं? तो WX के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो सिग्मा X होगा और WY के कारण जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा? सिग्मा Y होगा। तो हम इसका जो फॉर्मूला डेराइव करके लाते हैं वो सिग्मा X और सिग्मा Y के पदों में लेके आते हैं। क्लियर ना? तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, सिग्मा N और सिग्मा N कह दीजिए, और जो आपका ये सिग्मा S है इसको टाउ या फिर सिग्मा S लिख दीजिए, ठीक है। सिग्मा S भी लिख सकते हैं, टाउ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है, यहाँ दिखा रखा है ऊपर। इतना समझ पा रहे हैं सभी? सॉरी। अब आगे देखिए, सिग्मा एन बराबर क्या आएगा फॉर्मूला? तो इस केस में जो सिग्मा एन का फॉर्मूला आता है, इस तिरछी काट पर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा आता है। और सिग्मा एस का फॉर्मूला सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा आता है। यानी 2 फॉर्मूला हमारे ये हो गए। ये तो ड्यू टू ओनली वन एक्सियल फोर्स के कारण आए थे सिग्मा एन और सिग्मा एस के फॉर्मूले। ये ड्यू टू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस के कारण आए हैं सिग्मा एन और सिग्मा एस के फॉर्मूले। इस तरह से 4 फॉर्मूले ये हैं, ठीक है। और साथ ही हमने क्या देखा था? साथ में हमने ये भी देखा था कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। तो वहां पर हमने cos थीटा को 1 रखा था और sin 2 थीटा को 1 रखा था। तो W/A और W/2A ये इनकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई थी। सेम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए cos थीटा और sin थीटा की इक्वल वाली वैल्यू रखी थी, और इक्वल वैल्यू होती है sin थीटा cos थीटा की 45 डिग्री पर, जो कि 1/√2 होती है। तो 1/√2 यहाँ दोनों जगह रख करके हमने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाला था। सेम यहाँ पर हमने sin 2 थीटा को 1 रखा था, तो ये सिग्मा एस की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली थी। मतलब कहने का ये है, हमने मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी इनके कैलकुलेट किए थे पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में। क्लियर? तो ये हमारा दूसरा डेरिवेशन हो गया। एक टॉपिक हमने, ये तो पहले के दोनों पार्ट हो गए। दूसरा टॉपिक हमने इसमें थ्योरी वाला कवर किया था, जिसमें कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन बताई थी आप सबको, ठीक है। यानी पूरक कर्तन प्रतिबल क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी।
अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक था ये टॉपिक नंबर 3, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, ये वाला टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले तो आपको इसकी थ्योरी लिखवाई गई थी, मुख्य प्रतिबल और मुख्य समतल क्या होता है। थ्योरी लिखने के बाद हमने इसका ये डेरिवेशन कवर किया था। इसमें डायरेक्ट जो स्ट्रेस लगे हुए हैं एक्स अक्ष पर सिग्मा एक्स, वाई अक्ष पर सिग्मा वाई, एंड यहाँ पर शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, कर्तन प्रतिबल ये वाला जो कि टाउ एक्स बाई है। ये शियर स्ट्रेस और कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस दोनों होते हैं, ये आपको काफ़ी डिटेल में समझाया गया था। तो हम यहाँ पर ये जो तिरछी काट रखी है ऑब्लिक प्लेन, इस पर हम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू और शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा एन बराबर ये आया था और टाउ का फॉर्मूला ये वाला आता है। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूले आए थे। और जब हम इसमें tan 2 थीटा निकाला था तो 2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आया था। इसके बाद हमने इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली। सिग्मा जो n है इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी सिग्मा 1 की वैल्यू ये आई थी, और इसी प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो मिनिमम वैल्यू आई थी सिग्मा 2 वो ये आई थी। दोनों सेम होती है, बस यहाँ प्लस रहता है यहाँ पर माइनस रहता है। ये सब कुछ आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। इसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इसको माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको समझाए गए थे। साथ में ये वाले आपके मेजर, ये वाला हो जाएगा मेजर शियर स्ट्रेस, ये हो जाएगा माइनर शियर स्ट्रेस, या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और मिनिमम शियर स्ट्रेस। इनकी वैल्यू हम सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की हेल्प से निकालते हैं। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कर देंगे तो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा, और इसी वैल्यू को अगर नेगेटिव में ले लेंगे तो हमारा टाउ 2 यानी कि मिनिमम शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो इस तरह से ये सब फॉर्मूले आपको इससे पिछले लेक्चर यानी इस चैप्टर के पार्ट 1 में काफी अच्छे से डिस्कस किए गए थे। बोलिए इतना क्लियर है? अब आगे सुनिए ध्यान से। ये तो हमने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज निकाली हैं सिग्मा एन, टाउ, सिग्मा 1, सिग्मा 2, टाउ 1, टाउ 2, ये सभी एनालिटिक मेथड से निकाली है, मतलब विश्लेषण विधि से निकाली थी। अब इन्हीं सब वैल्यूज को निकालने का एक दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफीय विधि, और वह जो ग्राफिकल मेथड है उसी को हम मोहर सर्किल कहेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक अपना मोहर सर्किल। तो सिंपल सी बात है, मोहर सर्किल में इतना तो आप समझ ही गए होंगे क्या कि मोहर सर्किल की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात करेंगे। हम सिग्मा एन निकालेंगे, टाउ निकालेंगे, सिग्मा 1 निकालेंगे, सिग्मा 2 निकालेंगे, टाउ 1 निकालेंगे, टाउ 2 निकालेंगे, और इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी आर भी निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हमसे थ्योरी पूछ ले मोहर सर्किल क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं हम, मतलब किस में करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोहर सर्किल नॉर्मल शियर स्ट्रेस यानी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, या दूसरा नाम नॉर्मल स्ट्रेस को ही हम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मोहर सर्किल प्रिंसिपल स्ट्रेस कोमा शियर स्ट्रेस कोमा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कोमा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कोमा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कोमा मिनिमम शियर स्ट्रेस एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस कह दीजिए, या फिर रिजल्टेंट फोर्स कह दीजिए, इन दोनों का स्ट्रेस का। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने की एक ग्राफिकल विधि है। क्या है, एक ग्राफिकल विधि है, यानी कि ग्राफीय विधि है जो मोहर सर्किल है। तो अब इसको हम पूरे को हटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये मैंने एक पास टोटल समरी लिख दी है। अब आपको मोहर सर्किल समझाते हैं काफी अच्छे वे में। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अब थोड़ा समझते हैं मोहर सर्किल की, पहले थ्योरी समझेंगे, फिर इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टेप वाइज एक एक करके समझेंगे। बहुत ध्यान से आप समझना, ठीक है। अगर समझ आ गया तो इससे आसान कुछ नहीं है, और समझ नहीं आया तो ये बहुत टफ लगता है। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझना, मैं आपको एकदम बारीकी से समझाऊंगा। ठीक है, स्टेप वाइज। सबसे पहले तो इसकी थ्योरी आप सबको समझ आ गई। क्या बताया था आपको, यह एक ग्राफिकल मेथड है। तो पहली लाइन में यही लिखा है, यह एक ग्राफीय विधि यानी ग्राफिकल मेथड है। ये तो आपको समझ आ गया क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, दिस इज ए ग्राफिकल मेथड, यह एक ग्राफीय विधि है जिसकी सहायता से, इसकी सहायता से हम क्या क्या निकालते हैं। तो आप इस तरह याद कर लेना, हम सिग्मा 1 निकालते हैं, सिग्मा 2 निकालते हैं, हम टाउ 1 निकालते हैं, टाउ 2 निकालते हैं, हम सिग्मा n निकालते हैं, और हम टाउ निकालते हैं। अब इन सब के नाम आपको बोल देने हैं। इन सब के नाम क्या क्या होंगे। सिग्मा 1 क्या होता है, ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस।
अधिकतम मुख्य प्रतिबल, न्यूनतम मुख्य प्रतिबल। तो क्या निकालेंगे, अधिकतम तथा न्यूनतम मुख्य प्रतिबल। पहली चीज अधिकतम तथा न्यूनतम मुख्य प्रतिबल मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, या कह दीजिए मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। पहले ये दो चीज हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर टाउ 1 टाउ 2 क्या हो गए, अधिकतम तथा न्यूनतम कर्तन प्रतिबल। क्या हो गई है, अधिकतम तथा न्यूनतम कर्तन प्रतिबल, मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस, ये 4 वैल्यू हो गई। इसके बाद सिग्मा एन और टाउ का नाम, इनका नाम क्या था, और किसी नत समतल पर मतलब ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, किसी भी नत समतल पर, इसको कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, है ना, लंब प्रतिबल यानी नॉर्मल स्ट्रेस। क्या, लंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस। एंड नत समतल पर कर्तन प्रतिबल, इसका नाम क्या है, कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आदि को मोहर व्रत बनाकर ज्ञात किया जाता है। बोलिए, समझ पा रहे हैं ना। तो आप सिंबल की हेल्प से याद करेंगे, आपके माइंड में चीजें क्लिक कर जाएंगी एकदम से। इनके नाम आपको याद रखने हैं, इनके नाम डिटेल में, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं हमारे, ये दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्या है ये, प्रिंसिपल PAL प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस नीचे लिख देते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब जो 1 वाला है वो मैक्सिमम है, 2 वाला है मिनिमम है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों शियर स्ट्रेस है। ये क्या है, शियर स्ट्रेसेस, ठीक है। जो 1 वाला है ये मैक्सिमम है, 2 वाला है मिनिमम है। इसका नाम क्या है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और प्रिंसिपल स्ट्रेस को ही हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। इसको आप नॉर्मल स्ट्रेस बोल सकते हैं या फिर इसको प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है भाई। इसमें कितना अंतर है, ये आपका मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थे, ये आपका ओनली प्रिंसिपल स्ट्रेस है या फिर नॉर्मल स्ट्रेस है। और ये वाला क्या है, ये सेम आपका शियर स्ट्रेस है। क्या, शियर स्ट्रेस। अगर आपको इनके नाम याद होगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया ना, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम शियर स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, ये शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन या इंक्लाइन प्लेन। इन सबको निकालेंगे मोहर सर्किल की सहायता से। बोलिए, याद कर लेंगे सभी, थ्योरी पार्ट अगर पूछा जाए याद कर लेंगे। अभी आपने पीछे इन सब के बड़े बड़े फॉर्मूले देखे थे, अब उन फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ग्राफिकल मेथड से बिना फॉर्मूले के केवल आप ग्राफ बना करके आंसर बता सकते हैं और लगभग सेम आंसर आएगा। एक्चुअल में जो इसका जो सही आंसर आता है ना, वो ग्राफ पेपर वाली कॉपी पर ही आता है। उसमें लाइन पहले से बनी होती है ग्राफ वाली, तो उस पर जब हम खींचते हैं तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है, जो फॉर्मूले से आएगा वही आएगा, ठीक है। लेकिन हम जब प्लेन पेपर पे खींचते हैं थोड़ा बहुत एरर हो जाता है, तो हमारा पॉइंट में वेरिएशन आ जाता है आंसर में, बट इसमें वेरिएशन चलता है। अगर आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं मिलता है, नॉर्मल पेपर मिलेगा, तो आपका आंसर जो आपके अकॉर्डिंग आएगा बिल्कुल सही होगा, मेथड देखा जाएगा। तो आंसर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपका पॉइंट में आंसर वेरी कर रहा है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप लोग, मेथड को सीखिए अच्छे से। अभी मैंने आपको मेथड सिखाना स्टार्ट नहीं किया, जस्ट आपको बताया है कि ये होता क्या है, ठीक है, मोहर सर्किल होता क्या है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर मोहर सर्किल बनाते कैसे हैं, इसको बनाने की विधि। तो मैं आपको अलग अलग केस में सिखाऊंगा, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से, ताकि आपको इजीली याद हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको रफ करते हैं और एक एक करके समझते हैं सभी केस मोहर सर्किल के, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं कॉमन रूल टू ड्रा द मोहर सर्किल, यानी मोहर सर्किल बनाने का, ड्रा करने का जो रूल होता है, नियम होता है, वो क्या है पहले उसको समझेंगे, ठीक है। कॉमन रूल समझ लें, उसके बाद फिर हम एक एक करके सभी केसेस को स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले से कुछ नहीं लिखा है, ताकि मैं आपको एक एक चीज आपके सामने बना करके दिखाऊं और आपको इजीली याद हो जाए चीजें, ठीक है। तो पूरा फोकस आपका बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एक चीज दे रखी होगी, यानी कि सिस्टम ऑफ स्ट्रेसेस। आपको स्ट्रेस का एक सिस्टम दिया जाएगा, इस तरह से कोई बॉडी दे देगा, कह देगा ये कोई बॉडी है, या तो थ्योरी की फॉर्म में लिख के देगा या ऐसा डायग्राम बनाएगा। इस बॉडी पर आपको दो तो एक्सियल स्ट्रेस लग रहे होंगे, एक तो एक्स अक्ष पर और दूसरा वाई अक्ष पर, इधर इस तरह से, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्ट्रेस लगेगा इस तरह से, दूसरा वाई अक्ष पर इस तरह से, ऊपर और नीचे इस तरह से, ठीक है। डायग्राम आप सही से बनाइएगा, ध्यान से बस समझते रहिए सामने देख करके, ठीक, दिख रहा होगा इतना,
यस। अब ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रेस बनाए हैं ये मैंने टेंसाइल नेचर के लिए है। अब ये यहाँ देखो, ये जो है एक्स अक्ष पे जो लग रहा है ये भी टेंसाइल है, वाई एक्स वाला भी टेंसाइल है, क्योंकि ये भी बाहर की ओर खींच रहा है ऐसे और ये भी बाहर की ओर खींच रहा है इस तरह से, दोनों टेंसाइल नेचर के। तो हम जो मोहर सर्किल में केस पढ़ेंगे उसमें यही पढ़ेंगे हम, ये दोनों टेंसाइल नेचर के हो सकते हैं, दोनों कंप्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं, एक टेंसाइल और दूसरा कंप्रेसिव नेचर का हो सकता है। इस तरह से अलग अलग केस बन जाते हैं इसके। फिलहाल हम कॉमन रूल पढ़ रहे हैं तो कॉमन रूल सबके लिए सेम होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब ये एक्स अक्ष पे जो लग रहा है इसको हम सिग्मा एक्स बोलते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू दे, सिग्मा एक्स ना लिख के यहाँ पर वैल्यू दे रखी होगी, आप समझ लीजिएगा सिग्मा एक्स की वैल्यू है ये वाली, ठीक। दूसरा जो बाई एक्स पे लग रहा है इसको हम सिग्मा वाई बोलेंगे, सिग्मा बाई, ठीक है। यहाँ नीचे भी सिग्मा बाई। इतना समझ पा रहे हैं सभी। ये तो आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको एक्सियल स्ट्रेस दे दिए। इसके अलावा इसमें आपको शियर स्ट्रेस भी दे सकता है इस तरह से। यहाँ पर ऊपर की ओर एरो बना दिया, इधर नीचे की ओर बना देगा एरो। ये आपको डायरेक्शंस क्वेश्चन में गिवन होंगी, ठीक। ऐसे सेम इधर देखिए, इधर ऊपर की ओर बना तो अगला इसकी तरफ एरो बनेगा। कंप्लीमेंट्री वाले टॉपिक में आपको समझाया था मैंने, ये कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस वाले में। अब यहाँ पर इसको या तो क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से, या फिर टाउ एक्स बाई से। तो मैं टाउ एक्स बाई से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है। अगर जेई वाले बच्चे भी क्लास देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, टाउ एक्स बाई, ठीक है। ये सब कुछ आपको देगा। अब आपको एक चीज और देगा, इसमें ऑब्लिक प्लेन दे रखा होगा, एक तिरछी काट देगा इस तरह से। यहां से कोई एक तिरछी काट देगा ऐसे, ठीक है, लाइक डेट। कहीं से भी होकर चली जाए, बीच में से काट दो, जहां से काट दो, बट इससे पास होनी जरूरी है, ठीक है, इससे पास होनी जरूरी है। और ये वर्टिकल से इधर देखिए, डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे, इस साइड को बन रहा है थीटा एंगल, ठीक है। ये थीटा एंगल या तो क्या देगा, वर्टिकल से दे रखा होगा इस ऑब्लिक प्लेन का। इसका नाम दे सकते हैं आप ऑब्लिक प्लेन को, टी एस कह दिया। सपोज मैंने टी यहाँ पर, एस यहाँ पर बना दीजिए, टी एस, ठीक है, इसका नाम है ये, इस तिरछी काट का नाम टी एस कह दिया। या फिर इस ऑब्लिक प्लेन पर एक नॉर्मल बना देगा इस तरह से, जिसे हम कहते हैं अविलंब। इस पर नॉर्मल बनेगा और ये नॉर्मल इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा थीटा। तो कोई सा भी समझ लीजिए, या तो ये तिरछी काट के साथ एंगल दे रहा, तिरछी काट जो है ना वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगी या फिर ये जो आपने नॉर्मल खींचा है ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा। दोनों ही थीटा होते हैं, कोई सा भी आप देख लीजिएगा, डायग्राम में आपको दिखाई दे जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज और यहाँ भी देख सकते हैं क्लॉकवाइज बन रहा है इस तरह से नीचे की ओर। ये तो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा। ये वाला डायग्राम जो मैंने आपको बना के दिखाया है ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ये सारी वैल्यू दे रखी होंगी क्वेश्चन में। अब इन सबको देख करके आपको यहाँ पर मोहर सर्किल बनाना होगा, ठीक है। अब मैं पहले कॉमन रूल समझा दूं, फिर आपको मोहर सर्किल बना के दिखाऊंगा। एक एक करके मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूँ रूल्स को, आप लोग याद कीजिएगा अच्छे से इनको। सबसे पहला रूल, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, ये जो आपको स्ट्रेस दिए जाएंगे ये सभी स्ट्रेस है। ये आपका क्या है, ये भी स्ट्रेस है, एक्सियल स्ट्रेस, ये भी एक्सियल स्ट्रेस है, ये आपका शियर स्ट्रेस है। तो ये जो स्ट्रेस होंगे इनकी यूनिट दे रखी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइक डेट। जैसे मैंने कह दिया सिग्मा एक्स आपको 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया, ठीक है। सिग्मा बाई दे रखा है आपको 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया, लाइक डेट। और ये टाउ एक्स बाई दे दिया आपको 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से आपको ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में दे रखे होंगे। तो सबसे पहला जो काम रहेगा आपका वो रहेगा स्केल मानना। क्या रहेगा पहला काम आपका, आप स्केल मानिएगा, ठीक है। स्केल मानते हैं, मैं मिक्स लैंग्वेज लिख रहा हूँ जिससे सभी को समझ में आ जाए। पहला काम क्या करेंगे, पैमाना मान लेंगे, क्योंकि जब हम मोहर सर्किल पे कोई भी पॉइंट खींचेंगे तो हम स्केल से खींचेंगे, पैमाने से। क्या हमारे पैमाने में न्यूटन पर mm स्क्वायर कुछ होता है, नहीं होता। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, इंच होता है, mm होता है, मतलब डिस्टेंस की तो यूनिट हो सकती है, न्यूटन तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को मान लेंगे कुछ, ठीक है। न्यूटन पर mm स्क्वायर को सेंटीमीटर में मान करके आप खींच लीजिएगा। तो ऐसा मानना जिसमें कि सब में इक्वली डिवाइड कर सकें। सपोज मैं 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आप कितना बड़ा मोहर सर्किल बनाना चाहते हैं। छोटा बनाएंगे तो इसके आप यहाँ पर मान लीजिएगा उसी हिसाब से, बड़ा बनाना उस हिसाब से मान लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर मानूंगा तो ये कितना आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 40 से, 5 अट्ठे 40, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेगी। वही मैं 10 मानता तो 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचती, यानी छोटा खींचना पड़ता। तो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। आंसर लास्ट में सबका सेम आएगा, देखते रहिए बस, ठीक है। स्केल मानते हैं, कैसे मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ मान के दिखा दिया आपको, माना कितना मान लिया, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर को मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया।
1 सेंटीमीटर। तो जब आप 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर खींचेंगे तो आप 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। समझ पा रहे ना, पहला पॉइंट स्केल मानते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट अब ये जो आपको दे रखे हैं ना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इनको हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं या फिर एक्सियल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दे रखे हैं इनको हम खींचते हैं मोहर सर्किल पर। कैसे खींचेंगे? सबसे पहला काम मैं इधर समझा रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर एक मूल बिंदु बनाएंगे, ओरिजिन पॉइंट ओ, उससे होकर के एक तो एक्स अक्ष की तरफ लाइन खींचेंगे इस तरह से, दूसरी वाई अक्ष की तरफ खींचेंगे इस तरह से। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। एक एक्स अक्ष वाली लाइन, दूसरी वाई अक्ष वाली लाइन, ये पॉइंट बीच में ओरिजिन पॉइंट ओ रहेगा, ठीक। ये जो आपने बनाया है एक्स अक्ष, इस एक्स अक्ष पर हम डायरेक्ट स्ट्रेस लेते हैं। कौन से स्ट्रेस? डायरेक्ट स्ट्रेस खींचेंगे इस पर। डायरेक्ट स्ट्रेस हमारे कौन से हैं? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये दोनों डायरेक्ट स्ट्रेस हैं। तो ये जो लाइन आएगी हमारी, ये डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए होती है। डायरेक्ट स्ट्रेस में जो टेंसाइल नेचर के होंगे वो तो इधर आएंगे। टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेसिव को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जो कंप्रेसिव नेचर के होंगे, कंप्रेसिव नेचर के, उनको नेगेटिव लेंगे, वो इस साइड आएंगे, नेगेटिव इस साइड। ये चीज़ बताइए, समझ आ रही है? अब इस पर लेंगे क्या हम? इस पर सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों ही आपके एक्स अक्ष पर आएंगे, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स कोमा वाई, अगर ये दोनों टेंसाइल है तो दोनों को इस साइड खींचेंगे हम। दोनों कंप्रेसिव है, दोनों को इस साइड खींचेंगे, कंप्रेसिव है तो, ठीक है। एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव है तो उसी हिसाब से खींचेंगे। मतलब जो टेंसाइल होगा उसको मूल बिंदु के इधर लेंगे, किधर? राइट हैंड साइड की तरफ, इधर राइट की तरफ, जो कि पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर पॉजिटिव साइन, या फिर यहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है इधर ही साइड में, पॉजिटिव, ठीक। और जो कंप्रेसिव नेचर के होंगे नेगेटिव। अब यहाँ पर जो हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लिया है, ये कैसा है? ये भी टेंसाइल नेचर का, ये भी टेंसाइल नेचर का, तो हमारे दोनों ही मूल बिंदु के इस साइड आएंगे। जैसे मैं अगर खींच के दिखाऊंगा आपको, तो हम क्या करेंगे? ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, मुझे सिग्मा एक्स खींचना है, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, मैंने पैमाना मान रखा है 10 को 1 सेंटीमीटर मान रखा है, तो 40 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ ओ से पैमाने में 4 सेंटीमीटर दूरी नापूंगा, यहाँ पर कट लगा दूंगा, और ये मैं कह दूंगा ये वाली दूरी मैंने क्या खींच दी? ये मैंने सिग्मा एक्स की दूरी खींच दी। अब चूंकि टेंसाइल नेचर का था ना, इसीलिए हमने इसको इधर खींचा है, टेंसाइल नेचर का था, यहाँ पर खींच दिया। इतना बोलिए, समझ पा रहे हैं? सेम सिग्मा वाई हमने देखा, ये भी टेंसाइल नेचर का, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब 30 का मतलब 3 हो जाएगा, तो 4 से थोड़ा कम आएगा 3, तो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं, यहाँ पर खींचा आपने, और ये क्या खींच दिया यहाँ से यहाँ तक? ये आपने सिग्मा वाई खींच दिया। सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। ये खींच दिया आपने, क्या? सिग्मा वाई खींच दिया इस तरह से। बोलिए, क्लियर हो रहा है ये सबको? ये चीज़ सबको समझ आ रही है? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये टेंसाइल थे इसलिए मैंने दोनों को इधर खींचा, दोनों पॉजिटिव नेचर के रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक कंप्रेसिव होता, सपोज जैसे मैंने ये वाला तो ले रखा टेंसाइल, और ये वाला ले लिया कैसा? कंप्रेसिव, अंदर क्यों ले लिया एरो, तो कंप्रेसिव वाले को हम मूल बिंदु के बाईं ओर लाते हैं, साइड नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जैसे ये आपका 40 था और ये आपका 30 था, 30, तो 40 वाला तो हमारा ये रहता है इस साइड। अब जो 30 वाला है ना सिग्मा वाई, वो हम 30 का मतलब 3 इस साइड को नापते, किधर? इधर को देखते 30 यहाँ पर, और यहाँ कह देते हैं क्या आ गया आपका? सिग्मा वाई। इसको इस साइड क्यों लिया हमने? क्योंकि अब ये कंप्रेसिव नेचर का है, जो 30 था ये कंप्रेसिव नेचर का था। बोलिए, समझ पा रहे हैं सभी इतनी चीज़ें? ये चीज़ सभी को समझ आ रही है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा, सेकेंड पॉइंट, इन्हें हटाते हैं पहले। मूल बिंदु को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। मूल बिंदु ओ से दो, एक तो ये, एक ये, दो परस्पर लंबवत, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो परस्पर लंबवत लाइंस खींचते हैं, मतलब रेखाएं खींचते हैं, लाइन मतलब रेखाएं खींचते हैं, ठीक है। दो परस्पर लंबवत रेखा खींचते हैं, ये खींच दी हमने, एक ये खींच दी, ठीक है। अगली देखिए, अगला पॉइंट, ये समझ आ रहा है? अब अगला पॉइंट क्या रहेगा? अगला पॉइंट रहेगा इसमें क्या? जो एक्स अक्ष की दिशा में लाइन है, इस पर अगर आपके जो डायरेक्ट स्ट्रेस है टेंसाइल नेचर के हैं, तो इसको मूल बिंदु के किधर? राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई टेंसाइल हैं, तो
ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु को इंग्लिश में लिख देना इस बार, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ओ से किधर, दाईं ओर, यहां से साइड, राइट साइड, ओ से राइट साइड पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर ये कैसे हैं आपके, टेंसाइल हैं तो। एंड अगला पॉइंट आप लोग समझ ही गए होंगे, जस्ट उल्टा कर दीजिए, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई कंप्रेसिव नेचर के हैं, कंप्रेसिव हैं। तो ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट ओ से लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कैसे लेंगे, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव। अगर ये कंप्रेसिव नेचर के होंगे तो इस साइड को लेंगे और नेगेटिव लेंगे। ये तो हो गया किसके बारे में, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के बारे में। अब बात करते हैं अगली हम टाउ एक्स वाई जो है, टाउ एक्स वाई को हम शियर स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जानते हैं, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। जैसे अगर इसको देख पा रहे हैं आप, इसको ये वाला जो है, ये वाला एरो और ये वाला एरो, ये कैसे घुमाएगा, इसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे तो घुमाएगा, ऐसे देखिए, ये ऊपर की ओर लग रहा था और ये नीचे की ओर लग रहा था, ऐसे घुमाएगा ऐसे, मतलब ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। घड़ी की सुई 12 के बाद 1 2 3 इस तरह चलती है और ये उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया आपका ये वाला। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव लेंगे मूल बिंदु के नीचे। अब मैथमेटिक्स में अलग चीज होती है, यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट थे आपके जर्मन के, इनका नाम ओटो मोहर था, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने अपना अलग मैथ लगाया। इन्होंने मैथ में इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव, ये चीज़ बिल्कुल सही ली इन्होंने, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। लेकिन बाई एक्स पर ऊपर तो पॉजिटिव होता है, बट इन्होंने ऊपर नेगेटिव लिया था, नीचे पॉजिटिव लिया था। आप इसको मैथ के अकॉर्डिंग ना करें प्लीज करके, ओटो मोहर के अकॉर्डिंग करें इसे, नीचे प्लस ऊपर माइनस। तो जो टाउ एक्स बाई की एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू होगी उसको नीचे लेंगे, मूल बिंदु के नीचे लेंगे पॉजिटिव। बोलिए समझ पा रहे हैं, टाउ एक्स बाई को शियर स्ट्रेस कहते हैं बेटा, ठीक है। टाउ एक्स बाई एंटी क्लॉकवाइज है तो ओरिजिन पॉइंट ओ से नीचे, ओ से नीचे पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मैं सब कुछ खींच के दिखाऊंगा आपको। जैसे ये 20 था, 20 का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो देखिए आप यहाँ पर जो सिग्मा एक्स वाला प्लेन है ना, सिग्मा एक्स वाला प्लेन, इस पर ये एंटी क्लॉकवाइज है सिग्मा एक्स वाले पर। तो सिग्मा एक्स वाला जो हम पॉइंट खींचे थे पीछे, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। जैसे ओरिजिन ये था, हमने सपोज यहाँ से यहाँ तक ये खींच लिया था सिग्मा एक्स वाला पॉइंट। तो सिग्मा एक्स वाले पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज था, तो इसके नीचे लेंगे, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे ऐसे चल करके। कितना, 20 है तो 2 सेंटीमीटर। आपको बना के दिखाएंगे, सब सुन लीजिए पहले कॉमन रूल्स को, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चीज़ें आपको ईजी लगने लगेंगी। ये समझ के जस्ट उल्टा अगला पॉइंट हो जाएगा इसका अपोजिट, क्या, टाउ एक्स बाई क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो ओरिजिन से ऊपर लेंगे, ओरिजिन पॉइंट ओ से, मूल बिंदु ओ से ऊपर, ओ से ऊपर नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं डियर, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेंगे। डेट मीन्स हमें यहाँ समझ आ गया, इस वाली लाइन पे जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, देखो नीचे तो हमने क्या बताया, जस्ट अभी आपको बताया, नीचे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इसे कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज होगा आपका टाउ एक्स बाई, ठीक है, टाउ एक्स बाई, टाउ एक्स बाई। तो इसको नीचे लेंगे पॉजिटिव, समझ पा रहे हैं। और ऊपर क्या आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, इस तरह से, ठीक। तो टाउ एक्स बाई आपका नेगेटिव लिया जाएगा ऊपर, ऊपर वैल्यू कैसी लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। टाउ एक्स बाई को हम यहाँ पर वाई एक्स पे दर्शाते हैं। मोहर सर्किल में जो शियर स्ट्रेस होता है वो वाई एक्स के अलॉन्ग होता है, और जो डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो एक्स अक्ष के अलॉन्ग होता है। ये चीज़ आप ना भूलें, ठीक है, गलती से भी। ये लिख गए। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। अभी एक पॉइंट और है, दोनों में एक पॉइंट को ही मिक्स कर दूंगा दोनों में। अब ये मतलब 2 पॉइंट रहेंगे, उनको एक में लिख दूंगा।
थीटा जो दे रखा है, थीटा को ध्यान से देखिए, ये जो ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल है वर्टिकल से क्लॉकवाइज दे रखा है। कैसे दे रखा है? क्लॉकवाइज। वर्टिकल से क्लॉकवाइज है, तो वर्टिकल से अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही बनाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनाएंगे। बट अंतर इतना है, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ फोर्स स्ट्रेस में ये एंगल आपका थीटा दिया है तो मोहर सर्किल पर 2 थीटा बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 2 थीटा। ये मैंने आपको थ्योरी वाले लेक्चर में बताया था, जहां पर tan 2 थीटा बराबर फॉर्मूला एक निकाल के दिखाया था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? थीटा की जगह हम 2 थीटा बनाते हैं। लिख दीजिएगा, यदि थीटा वर्टिकल से मतलब हो गया कि टीएस प्लेन का, ऑब्लिक प्लेन का वर्टिकल से एंगल। ठीक है, मैं पूरा लिख दे रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो इसका कह दीजिएगा ऑब्लिक प्लेन का वर्टिकल से एंगल, या फिर ऑब्लिक प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल। ठीक है, दोनों का थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में गलती कर देती हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन गलत करा देती हैं। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक प्लेन का वर्टिकल से झुकाव, ऑब्लिक प्लेन यानी कि नत समतल का वर्टिकल से झुकाव, वर्टिकल से एंगल थीटा, मोहर सर्किल पर 2 थीटा बनाते हैं। मोहर सर्किल पे कितना लेंगे? मोहर सर्किल पर 2 थीटा खींचते हैं, 2 थीटा खींचते हैं, बस इतना लिख लीजिए, खींचते हैं। और खींचते कैसे हैं? अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज खींचेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज खींचेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, इनको प्लीज करके आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख लीजिए। अब हम एक एक करके सभी केसेस की स्टडी करेंगे, और ये सबसे लास्ट वाला केस आएगा जिसमें सब कुछ दिया होगा। ठीक है, इसमें टाउ एक्स वाई भी होगा, सिग्मा एक्स भी होगा, सिग्मा वाई भी होगा, एंगल भी सब कुछ दिया होगा। ये सबसे लास्ट का केस है। बाकी हम स्टार्टिंग के पहले छोटे छोटे आसान केस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस पर आएंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर आपको कॉमन रूल समझ में आ गए हो तो एक बारी थम्स अप कर दीजिए, डेट मीन्स लाइक कर दीजिए क्लास को। ठीक है, अगर वास्तव में समझ में आया है तो इसको हटाते हैं और देखते हैं अब एक एक करके सभी केसेस को। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला केस बहुत सिंपल सा है ये, मोहर सर्किल फॉर बोथ टेंसाइल स्ट्रेसेस, दोनों तनाव प्रतिबल के लिए मोहर वृत्त। ये वाला प्रतिबल भी तनाव है और ये वाला भी तनाव है, मतलब दोनों टेंसाइल नेचर के हैं, और इसके लिए हमें क्या बताना है? मोहर सर्किल बना करके वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से आप लोग सुनेंगे और जो जो पॉइंट यहाँ लिखेंगे साथ में नोट्स में अपने लिखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको बताया था स्केल मानना है। ठीक है, मैं सेम पॉइंट रिपीट करूंगा, जो रिपीट होगा उसे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमारा यहाँ क्या रहेगा? सबसे पहला यहाँ तो हम डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पर पॉइंट वाइज वही चीज। पहले क्या करेंगे? स्केल, इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, हम स्केल मानेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज स्केल मानेंगे। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ जिससे और ज़्यादा आसान लगे आपको। लाइक डेट ये आपको 40 दे रखा है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो दे रखा था वो आपको 20 दे रखा है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे? दोनों ही टेंसाइल नेचर के, इधर मोहर सर्किल बना रहे हैं, साथ में समझते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते चलेंगे। ठीक है, ये तो आप सबको बताया गया था जस्ट अभी। क्या बताया था आपको बताया था पहले ओरिजिन मूल बिंदु लेते हैं और इससे 2 लंबवत लाइन खींचते हैं ऐसे ऐसे। ये हो गया आपका एक, और एक ये। अब मैंने इस तरफ कम क्यों लिया? क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा है दोनों टेंसाइल नेचर के हैं, तो मोहर सर्किल इस ओ पॉइंट के उस साइड जाएगा ही नहीं, पूरा पूरा इधर बनेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इधर को ज़्यादा ले लिया, उधर को कम ले लिया। जब आप बनाएंगे तो आपकी मेंटलिटी उसी हिसाब की हो जाएगी, फिर आप वैसे ही चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। देखिए इतना यहाँ तक समझ पा रहे हैं। पहली चीज़ क्या है? हम सिग्मा एक्स खींचते हैं। सिग्मा एक्स 40 है। अगर मैंने स्केल मान लिया सपोज 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर मान रखा है, जैसा कि पीछे बताया था 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। यहाँ से आप पैमाना स्केल सबके पास होता है, इस लाइन के ऊपर रखना और 4 सेंटीमीटर पर कट लगा देना जहाँ कहीं भी 4 सेंटीमीटर आए। सपोज मान लिया मैंने यहाँ पर आ रहा था 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या और इधर ले लो और छोटा ले लेना आप तो और बड़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया मैंने यहाँ तक आ रहा था,
मैं यहाँ इतनी दूर क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे जाए, ठीक है, चीज़ें आपको समझने में आसान लगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या खींच दिया, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू। बोलिए इतना समझ आ रहा है। हमने इधर ही क्यों लिया, क्योंकि ये टेंसाइल नेचर का था। जस्ट अभी हमने पढ़ा था टेंसाइल को हम इधर लेते हैं, मूल बिंदु के इस साइड को, ठीक है। जहाँ पर ये कट हुआ था इस पॉइंट को हम डी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डी। तो जो हमारा सिग्मा एक्स है उसको हमने ओ डी खींच दिया, कितना, ओ से डी तक, ठीक। इसके बाद आएंगे सिग्मा बाई पर। सिग्मा बाई 20 है, ये भी टेंसाइल नेचर का, इसको भी ओ से इस साइड ही नापेंगे, टेंसाइल की तरफ ही। 20 का मतलब इसका जस्ट आधा हो जाएगा, 10 को 1 माना है तो 20 का 2 होगा, तो इसका जस्ट आधा लगभग यहाँ कहीं आएगा, बीच में यहाँ सपोज कीजिए यहाँ आ गया, ठीक है भाई ये। और ये पॉइंट आ गया कौन सा हमारा, सिग्मा वाई वाला, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया सिग्मा वाई, ठीक है। कुछ बुकों में इनको एफ एक्स और एफ वाई दिखा रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने ई नाम दे दिया, पॉइंट को क्या, ई। ओ से ई तक सिग्मा वाई खींच दिया, ओ से डी तक हमने सिग्मा एक्स खींचा था। यहाँ तक समझ आ रहा है, जो नियम हमने पढ़ा था अभी तक वही चल रहा है हमारा सेम। अब इसके बाद का नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये तो हम समझ चुके। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या हमने सिग्मा एक्स को क्या खींच लिया, ओ डी, ओ डी, ओ से डी तक खींचा। और सिग्मा वाई को क्या खींचा हमने, सिग्मा वाई को ओ से ई तक। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया आपके सामने। दोनों टेंसाइल थे, दोनों को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। बोलिए क्लियर है इतना, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, अब ये D है, ये E है, D और E का मध्य बिंदु लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट आप, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट C। किस किस का, मिड पॉइंट C, मिड पॉइंट C किस किस का, बिटवीन E एंड D, बिटवीन E एंड D, मतलब E एंड D के बीच में हम मध्य बिंदु C लेते हैं। इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट नाप के लेना, बिल्कुल स्केल से। ये 2 था तो ये 1 पे आएगा, बिल्कुल बीचा बीच में यहाँ कहीं, ठीक है। ये आ गया C पॉइंट। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं, C पॉइंट आ गया ये वाला। अब ये जो C पॉइंट आया है, ये आपका सेंटर ऑफ मोहर सर्किल मिल गया आपको, मोहर वृत्त का केंद्र मिल गया। आसान इसलिए मैंने कहा था इसको, ठीक है। क्या मिल गया, सेंटर बिटवीन E एंड D, ठीक है। तो लिख दिया, दिस पॉइंट C इज सेंटर ऑफ मोहर सर्किल। ये क्या है, मोहर सर्किल का सेंटर है। अगर मोहर सर्किल का पॉइंट C सेंटर है तो ये CE और CD रेडियस हो जाएगी। एंड यहाँ आप क्या बोल सकते हैं फिर, EC इक्वल टू CD, दोनों बराबर होगा। EC और ये मिड पॉइंट था इसलिए ये क्या हो जाएगा, EC इक्वल टू CD इज रेडियस। रेडियस मतलब बेटा त्रिज्या, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल, ठीक है। आपको सिखा रहे हैं सिर्फ, इसलिए मैं हर चीज़ को यहाँ नोट कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आता रहे सब कुछ, ठीक है। अब जब ये रेडियस मिल गया तो यहाँ सेंटर पर आप क्या करेंगे, कंपास आप सबके पास होगा, प्रकार जिसे कहते हैं हिंदी में। प्रकार रखिए ऐसे और इसको घुमा दीजिए, यूँ ऐसे घुमाएंगे पूरा। जब ये दूरी बराबर है, ये डिस्टेंस लेंगे, आप घुमाएंगे तो इसके ऊपर से कवर होगा पूरा पूरा। बोलिए समझ पा रहे हैं सभी, यस सर, बोलिए यस सर। देखिए थोड़ा सही से बनाइएगा प्लीज़, है मैं आपको फ्री हैंड बना रहा हूँ, अब इससे पास भी कराना है इसलिए हो गया। आप ठीक से बना लीजिएगा अपने कंपास की हेल्प से। समथिंग बना दिया मैंने, डैश लाइन से बना दिया है, ठीक है। इस तरह डार्क कर दे रहे हैं आप। ये बन गया मोहर सर्किल, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, ये मोहर सर्किल हो गया आपके सामने। अब इस मोहर सर्किल में 2 आंसर तो आपको मिल गए, 2 आंसर मिल गए आपको। कौन कौन से आंसर मिल गए, देखिए ध्यान से। इतना बनने के बाद पहले काम खत्म कर लें, से कंप्लीट ही बना लेते हैं पहले पूरा, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इतना करने के बाद अब आपका एंगल और बच गया। आपने सिग्मा एक्स दिखा दिया, सिग्मा वाई दिखा दिया, अब एंगल बच गया। अगर एंगल ये थीटा दिया है तो आप कितना लेंगे, 2 थीटा। अगर ये 30 डिग्री है, थीटा बराबर 30 डिग्री, तो आप यहाँ पर 60 डिग्री बनाएंगे। अब एंगल देखो किससे लेते हैं, एंगल कहाँ से खींचते हैं। जब ये वाला केस आएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अगर ये थीटा एंगल है तो CD से। अब देखिए किस डायरेक्शन में दिया है बेटा, ये जो आपका ऑब्लिक प्लेन है ये वर्टिकल से किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में जा रहा है क्लॉकवाइज। तो हम CD से क्लॉकवाइज
CD से क्लॉकवाइज 2 थीटा एंगल खींचते हैं, खींचेंगे, एंगल खींचेंगे या खींचते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, खींचेंगे यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग खींचेंगे, खींचेंगे भाई जैसे लिख रहे हैं हिंदी में आप लिख लीजिएगा प्लीज करके, ठीक है। इतनी अच्छी हिंदी है हमारी बस। CD से क्लॉकवाइज 2 थीटा एंगल खींचेंगे या खींचते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, खींचिए। अब CD से क्लॉकवाइज देखो कैसे जाएगा, CD ये वाला है, मतलब लाइन ये है, अब यहाँ से एक तो आप ऐसे दिखाइए, एक ऐसे, इनमें से कौन सा लग रहा है क्लॉकवाइज, जो घड़ी की सुई की दिशा में है। तो घड़ी की सुई जो आप बनाते हैं वाली, इधर 12 होता है, इधर 3 होता है, 6 9 इस तरह, तो यहाँ 3 के बाद 6 की तरफ जाती है ऐसे, तो क्लॉकवाइज है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलेगी, मतलब इस तरह से, ये क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की उल्टी दिशा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नीचे को आ रहा है ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ CD से नीचे की तरफ इस तरह से खींचेंगे 2 थीटा, इधर को, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 थीटा, ये वाला जो एंगल बनेगा कितना बनेगा डियर, ये बनेगा 2 थीटा। समझ पा रहे हैं सभी, बोलिए क्लियर है भाई, 2 थीटा, ये डायरेक्शन दिखा के साफ से बनाइएगा 2 थीटा ऐसे, ठीक। जहां पर ये कट करता है ये वाला पॉइंट, इसको नाम देते हैं हम P, क्या नाम देंगे इसको, P, आई थिंक P ही बोलते हैं, P डैश, यस P बोलते हैं, P, वेरी गुड, P, ठीक है। तो हम क्या कर दिया, हमने कर दिया CD से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल खींचते हैं या खींचेंगे, जो सर्किल को खींचेंगे, जो सर्किल को P पॉइंट पर काटेगा। ऐसे ही लिखना इंग्लिश वाले बच्चे भी, ठीक है, इतनी हिंदी तो सबको आती होगी, देख देख के लिख लीजिए, इससे क्या रहेगा, याद हो जाएगा सबको। ये आपसे रूल नहीं पूछेगा एग्जाम में, रूल क्या होता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ ताकि फ्यूचर में दोबारा याद करें तो आप इसे देख देख के याद कर सकें, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना आपको, इतनी हिंदी आप सब जानते हैं, हिंदुस्तानी है। चलिए इसके बाद P पॉइंट पर काटेगा, काट दिया P पॉइंट पर, P पॉइंट से बेटा क्या करेंगे, जो आपकी OD वाली लाइन है ना, ये वाली OD वाली लाइन, इस पर डालेंगे लंब, परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, P पॉइंट से, लिखते रहिएगा, चीज़ें समझ में आती रहेंगी आसानी से। अब जब 2-3 केस करा देंगे फिर आपको क्वेश्चन आप देखना खुद लगाएंगे, खुद क्या करेंगे, P पॉइंट से CD लाइन पर, या OD कह दीजिए, O से D की तरफ जो आ रहा है OD लाइन पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, यानी लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर, हिंदी वाले बच्चे लंब कह दीजिएगा, परपेंडिकुलर डालते हैं या खींचते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहां से जब डालेंगे इसको बिल्कुल सीधा एकदम स्ट्रेट ऐसे 90 डिग्री पे जो डालेगा या यूं, ठीक है, यूं डालिएगा इस तरह से। बहुत डार्क हो गया, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। ये चीज़ें सब आर्ट वाली होती हैं, ऑफलाइन में ज़्यादा इम्पेक्टिव रहती हैं, कॉपी पे बिठा के बनवाते हैं तब। अब कोशिश कर रहे हैं आप सबकी डिमांड पर बोर्ड पर समझाने की। PP डैश परपेंडिकुलर, PP डैश खींचते हैं, PP डैश खींचते हैं, खींचते हैं, ठीक है, या खींचेंगे, जो भी कहना चाहे आप, PP डैश खींचते हैं। ये PP डैश आपने खींच दिया। अब जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए उतना आपका हो चुका है सॉल्व, उतना पूरा सॉल्व हो चुका है। बट थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी इसमें एक चीज़ आपको बताएंगे आगे, फिलहाल इतना लिख लीजिए आप, ये आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। बोलिए इतना समझ के लिख लेंगे, ध्यान से लिखिए एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को। अब मैं आपके सामने दिखाता हूँ जो हमें निकालने थे आंसर, ये सब आंसर क्या है, कहाँ है इसमें, हटा दें इसको, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ फॉर्मूले बाद में डेराइव करेंगे, इससे फॉर्मूले भी निकल के आ जाएंगे आपके। पहले हम आंसर देख लें क्या क्या निकलेगा। सबसे पहली चीज़ हमारा निकल के आएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी अधिकतम मुख्य प्रतिबल। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलेंगे इसको, अधिकतम मुख्य प्रतिबल, अधिकतम मुख्य प्रतिबल, ठीक है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस
जिसको हम सिग्मा 1 से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा 1। तो बेटा सिग्मा 1 जो होगा यहाँ पर O से लेके D तक की डिस्टेंस, OD दूरी लेंगे आप, और जो भी आपने स्केल माना था उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सपोज O से लेके D तक की डिस्टेंस आपने नापी 4 सेंटीमीटर आई, और आपने पैमाना मान रखा था 1 सेंटीमीटर, किसको माना था? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर को। तो बोलिए 4 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर। इस तरह निकालेंगे, ठीक है, कर लेंगे सभी। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा O से D तक क्या था? सिग्मा x था, तो जो सिग्मा 1 की वैल्यू होगा सिग्मा x के बराबर ही होगी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। ऐसे दूसरी चीज हम निकालेंगे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हिंदी में न्यूनतम मुख्य प्रतिबल, न्यूनतम मुख्य प्रतिबल लिख लीजिएगा ऊपर से। इसको सिग्मा 2 बोलेंगे। समझ आ गया होगा? O से E तक की डिस्टेंस, OE दूरी, डिस्टेंस मतलब दूरी, और इसमें कर देंगे स्केल से मल्टीप्लाई। नाप के देखना, अगर ये 2 है, ये 2 है 2 सेंटीमीटर, तो एक को हमने माना था 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा कितना? 20। आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से आप निकालते चलेंगे, ठीक है, आपको करके भी दिखाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। फिलहाल पहले सीखते चलिए, सीखते चलिए। सिग्मा 1 सिग्मा 2 दो चीज निकल गई। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा टाउ 1 टाउ 2। ये जो C वाली लाइन है ना बेटा, एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा आप। जो C है ये सेंटर वाली लाइन, इससे होकर के हम क्या खींचेंगे? डायमीटर, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचते हैं किस तरह से, ये, ठीक है। ये सर्किल थोड़ा सही नहीं बना है यहाँ पर, अगर आप उससे बनाएंगे ना कंपास से तो बिल्कुल सही बनेगा। तो ऊपर यहाँ पर कट गया आपका, देखो ये वाला क्या होता है, यहाँ पर टाउ एक्स वाई वाला लाइन होती है ना, जो ऊपर नेगेटिव होता है, और नीचे टाउ एक्स वाली लाइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है, ये वाली। तो ऊपर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q लिखेंगे Q, और यहाँ डैश लगा देंगे, माइनस की तरफ वाले पर डैश लगा दीजिएगा, नीचे प्लस, यहाँ Q। तो देखो C से लेके Q तक नीचे की ओर प्लस है, तो CQ जो होगा आपका वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, अधिकतम कर्तन प्रतिबल, अधिकतम कर्तन प्रतिबल, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसको बोलेंगे हम टाउ 1। टाउ 1 कितना आएगा? C से Q तक की दूरी, CQ डिस्टेंस लेंगे बेटा, CQ डिस्टेंस, CQ दूरी, गुणा कर देंगे इसमें स्केल से, किससे? स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे। द सेम थिंग इज मिनिमम शियर स्ट्रेस, मिनिमम शियर स्ट्रेस यानी न्यूनतम कर्तन प्रतिबल। न्यूनतम कितना आएगा? इसको टाउ 2 कह दीजिए, जस्ट उल्टा, C से Q डैश तक की दूरी, ये नेगेटिव होगा ऊपर की तरफ है तो ये नेगेटिव आएगा। सेम आंसर आता है टाउ 1 टाउ 2, लेकिन ये पॉजिटिव ये नेगेटिव रहता है। आपको मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में दिखा दिया था, मतलब बोर्ड पे जो शुरुआत में लिखा था वहाँ भी दिखाया था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव, लेकिन रहते दोनों सेम है, बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं बिल्कुल, क्योंकि रेडियस हुआ एक तरह से, ये रेडियस ही तो हुआ। यस, CQ डैश दूरी गुणा स्केल कर लेंगे। CQ डैश दूरी, ये दूरी नापना, जो पैमाना माना था उससे गुणा कर देना, इजी हो जाएगा। टाउ 2 निकल गया, ये निकल गया। अब आपका पांचवी चीज क्या है? प्रिंसिपल स्ट्रेस कह दो, या फिर आप नॉर्मल स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। इस ऑब्लिक प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा? नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ऑब्लिक प्लेन हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं मैं, तिरछी काट पर नॉर्मल मतलब लंब प्रतिबल, तिरछी काट पर लंब प्रतिबल, इसको हम सिग्मा n बोलते हैं। सिग्मा n बराबर कितना आएगा? सिग्मा n बेटा, ये सिग्मा वाली चीजें सब x अक्ष पे रहेंगी, और जो टाउ वाली चीजें होंगी y अक्ष पे रहेंगी। तो x अक्ष पे क्या नाप लिया हमने? O से D तक नाप लिया, O से E तक नाप लिया, O से P डैश तक। कहाँ तक? O से P डैश। ये दूरी लेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा किससे? स्केल से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्केल से। क्या मिल जाएगा? नॉर्मल शियर स्ट्रेस मिल जाएगा ऑब्लिक प्लेन के लिए। एक और बचा आपका लास्ट, कौन सा बचा? समझ आ रहा होगा। छठी चीज, शियर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन, दिख जाएगा यहाँ तक, इधर लिख देना, चलिए शायद ना दिख रहा हो, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। छठा, शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन,
ऑब्लिक प्लेन, तिरछी काट पर कर्तन प्रतिबल, जिसे आप ओनली टाउ बोलेंगे, ना कि टाउ एक्स बाई, ना टाउ 1 टाउ 2, केवल टाउ या सिग्मा एस। टाउ बराबर क्या आएगा, टाउ बराबर मैंने क्या बताया था बेटा, बाई एक्स वाली सभी दूरी टाउ वाली होती है, एक्स एक्स वाली सभी दूरी सिग्मा वाली होती है। तो यहाँ पर टाउ आपने देखो सी से क्यू तक टाउ 1, सी से क्यू डैश तक टाउ 2, अब ये और बचा पी पी डैश, क्या बच गया पी पी डैश, तो यहाँ क्या आएगा पी पी डैश दूरी इनटू में स्केल से मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन, ये ऑब्लिक प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए क्लियर है सभी को ये चीज़, ये सभी को समझ आ रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं, बेटा रूट नहीं है ये यहाँ जगह नहीं थी इसलिए कर दिया ऐसे, अभी हम ही कन्फ्यूज है रूट कहाँ से आ गया। ठीक है, ये छठा पॉइंट था। इस तरह से 6 के 6 पॉइंट, इनको अच्छे से रट लीजिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स भी क्लियर हों। इनको नोट कीजिए, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे इनको। लिख गया सबका ये, चलिए मिटाते हैं इसको। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर हमें इनका एक बार फॉर्मूला निकाल के दिखा देते तो और मज़ा आ जाएगा, तो मैं आपको फॉर्मूला और निकाल के दिखा दूँ एक बारी। फॉर्मूला एकदम जेई लेवल का आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में मोहर सर्कल इतना इनकम्प्लीट दिया है ना, अगर आप बुक से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। डिप्लोमा वाली बुक में बहुत कम दे रखा है इसके बारे में, और जब तक किसी चीज़ की हम डिटेल्ड स्टडी नहीं करते तब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसी अकेले केस में आपको सब कुछ समझा दे रहा हूँ, फिर आगे के केस आपके 10-10 मिनट में कवर होते रहेंगे। ठीक, आसान लगेंगे, जल्दी समझ में आएंगे, फिर एक सेशन में आपको क्वेश्चंस करा देंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। और आप लोग भी सपोर्ट कर दीजिए, अब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए, हम ऑनलाइन को छोड़ के ही ना जाए कहीं। ठीक है, हालांकि ऑफलाइन कोचिंग खुल चुकी है 2-2, फिर भी टाइम निकालेंगे हम यहाँ के लिए। अब देखो, अब मोहर सर्किल का जादू देखना आप एक। ठीक है, मैंने कहा मुझे इस मोहर सर्किल की रेडियस की वैल्यू बता दो कितनी होगी। ठीक है, रेडियस कितनी होगी। हालांकि कभी कभी पता है एग्जाम में ये भी पूछ लेता है 90 प्लस थीटा, क्या पूछेगा 90 प्लस थीटा। हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, शायद पूछ सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 90 प्लस थीटा पर सिग्मा एन बराबर कितना होगा। क्या पूछेगा 90 प्लस थीटा पर सिग्मा एन की वैल्यू, 90 प्लस थीटा पर टाउ की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू और सुन लीजिए कहाँ से निकलेंगी। ये जो आपने सीपी वाली लाइन है ना, सीपी वाली लाइन, इसको आप पीछे को बढ़ाइए इस तरह से, ऐसे तो आप इसको ऐसे बढ़ाएंगे पीछे यहाँ पर इधर, तो यहाँ पर एक नया पॉइंट मिलेगा। सपोज मैंने इसको एन डैश नाम दे दिया, एन डैश, और यहाँ से नीचे लंब डाल दीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर क्या डाल देंगे आप, लंब, तो ये आपको एन मिल जाएगा। तो ओ से लेके एन तक की जो दूरी है ना, ओ एन डिस्टेंस, और जो भी आपने स्केल लिया था गुणा स्केल, ये तो आपका 90 प्लस थीटा पर हो जाता है। मतलब ये थीटा बन रहा है सिर्फ, और थीटा में 90 डिग्री और जोड़ दें तो उस पर अगर हम कोई तिरछी काटें तो वहाँ पर सिग्मा एन की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। ऐसी टाउ समझ गए होंगे आप, एन एन डैश वाला, एन एन डैश दूरी, एन एन डैश दूरी और गुणा स्केल। इसमें आप 90 प्लस थीटा पर बता सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना होगा, ये दो भी याद रखिएगा। ठीक है, और कुछ, हाँ जी, और इनका परिणामी सुन लो, जो आर होता है, आर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आर, परिणामी आर की वैल्यू क्या होगी। आर के लिए जो आपने ये पी लिया है ना, पी, इस पी को ओ से मिला दीजिए। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है समझने का, कंफ्यूज नहीं होना, समझते चलिए, एक एक करके समझा रहा हूँ। इसलिए मैं इस ओ को अगर आप पी से मिला देंगे इससे, ठीक है, इससे ऐसे मिला दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, तो ये जो मिल रहा है आपका ओपी, ओपी दूरी गुणा में स्केल, ये क्या हो जाएगा, ये परिणामी हो जाएगा, ओपी दूरी गुणा स्केल। हालांकि परिणामी का फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं, अंडर रूट में सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं परिणामी। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालना तो आप ओ से लेके पी तक की दूरी नापिएगा और इसमें स्केल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राफिकल मेथड से आपका मिल जाएगा रिजल्टेंट आर। समझ पा रहे हैं सभी, ये चीज़ क्लियर, परिणामी भी निकल गया। और देखिए, और नई नई चीज़ें बताते हैं आपको, सुनते रहिए, इंटरेस्टिंग चीज़ है सब कुछ। अगर आपको परिणामी का झुकाव चाहिए, क्या चाहिए, झुकाव, ठीक है, स्लोप ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट,
परिणामी का झुकाव कह देंगे बेटा हिंदी में, परिणामी का झुकाव, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो इस एंगल को बना दीजिए यहाँ से यहाँ तक अल्फा, इसको प्रोटेक्टर से नाप लीजिएगा, चांदा लगाइएगा, चांदा जानते हैं सभी, यहाँ रख के इस एंगल को नाप लेना, जितना आएगा एंगल वो आ जाएगा क्या, परिणामी का झुकाव अल्फा आ जाएगा निकल के, ठीक है। इसको आप अल्फा को मेजर कर लेंगे बाई प्रोटेक्टर, ठीक है, चांदे की सहायता से इस अल्फा को आप नाप लीजिएगा, आपको मिल जाएगा स्लोप। बोलिए क्लियर हुआ इतना। अब इसमें डायग्राम में और कुछ नहीं कर सकते आप, अभी टाउ एक्स बाई नहीं दे रखा, वरना टाउ एक्स बाई देता तो और बदलाव होते इसमें बहुत सारे। इसके लिए इतना सफिशिएंट था। अब थोड़ा आपको फॉर्मूले निकाल के दिखा देते हैं कि इसका मोहर सर्किल की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा। ये सब लिखते रहिए, एक तरफ से भरते रहिए अपनी कॉपी को, ठीक है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आप फालतू में भर रहे हैं, ये सब इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतने बड़े बड़े ये साइंटिस्ट बना के गए ये सब रूल, इन सबको सीखो अच्छे से, ठीक है। उन्हें बहुत मेहनत लगी थी इन्हें बनाने में, कई साल लग जाते थे, तो आप लोग भी इनको सीखो अच्छे से। अब ये अलग बात है आपको परेशान करने के लिए बना गए, लेकिन कोई बात नहीं, यही आपको पास कराएंगे, फ्यूचर में जॉब भी दिलाएंगे। चलिए अब क्या रह गया इसमें, अब इनके फॉर्मूले बता रहे थे। अब देखो इसकी रेडियस यानी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसकी त्रिज्या। अब अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आपको अभी बताया था मैंने, सी से लेकर के ई तक की दूरी रेडियस है, सी से ई तक या सी से डी तक, कुछ भी कह दीजिए, एक ही मतलब है। सी से लेकर के और ई तक की दूरी सी ई। अब अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ से ये वाला तो इसका व्यास है, ये वाला व्यास समझ पा रहे हैं, ये वाला ईडी, इस ईडी का आधा ही तो है, ये आधा ही तो है सीई, ईडी का आधा है सी, तो सीई क्या है, इस ई और डी का हाफ है, ई और डी का हाफ है। अब ई और डी की वैल्यू आप डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो बता सकते हैं। देखो ओ से लेके डी तक की दूरी सिग्मा एक्स, ओ से ई तक की दूरी सिग्मा वाई, तो सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई घटा दो, डी से ई तक की दूरी मिल गई, क्या कर दो इसमें सिग्मा एक्स में से सिग्मा वाई माइनस कर दो अपॉन में 2, ये आ गई इसकी रेडियस, मोहर सर्किल की त्रिज्या। बोलिए क्लियर है सभी को। अब अगर आपने इसकी रेडियस निकाल दी तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। सिग्मा 1 आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या होगा तो आप बता सकते हैं आराम से। सिग्मा 1 हमने ओ से लेके कहाँ तक लिया था, डी तक थे, तो हमें पता है डायरेक्ट सिग्मा एक्स की वैल्यू है। सिग्मा 2 निकालना है ओ से ई तक, ये हो गया आपका सिग्मा वाई। अगर हमें यहाँ से देखो मुझे निकालना है ओ से पी डैश तक, ओ पी डैश जिसे हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा एन का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या निकालेंगे ओ पी डैश। ओ पी डैश निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओ पी डैश के लिए देखो ओ से सी तक प्लस सी से पी डैश तक, यही तो है, ओ से लेके सी तक और प्लस में सी से लेके पी डैश तक। और सी पी डैश के लिए बेटा छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, आप इस ट्रायंगल को ले लीजिएगा, ये एंगल बन रहा है तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब हो गई, आधार कर्ण, हमें ये कर्ण पता है, त्रिज्या ही तो है सीपी, हमें कर्ण पता है, आधार निकालना है, कॉस थीटा लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये ओ सी प्लस में क्या है सी पी कॉस 2 थीटा, सी पी कॉस 2 थीटा। अब यहाँ सबकी वैल्यू रख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली, सी पी कॉस 2 थीटा। देखिए निकाल के देखिए ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ से लेके सी तक की वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये क्या सिग्मा वाई है, और ई से सी तक की दूरी रेडियस है, तो सिग्मा वाई प्लस रेडियस, सिग्मा वाई प्लस रेडियस की वैल्यू क्या थी बेटा, ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2। सही बोल रहे हैं ना, ओ से सी तक आना है हमें, ओ से सी तक, तो हमें ओ से ई तक की सिग्मा वाई वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू रेडियस थी, बिल्कुल सही। ये तो इधर की हो गई, प्लस में सी पी भी तो त्रिज्या, सी से यहाँ तक, ये भी रेडियस है, रेडियस की वैल्यू क्या है इधर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और यहाँ पर कॉस 2 थीटा है ये। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 सिग्मा वाई में से एक सिग्मा वाई घट जाएगा तो सिग्मा वाई बचेगा सिर्फ, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, और इसके साथ में कुछ है नहीं, ये तो सिंगल है, प्लस में यहाँ पर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला आ गया निकल के किसका, ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा एन का निकल के, यहाँ से समझ पा रहे हैं। किसी का भी फॉर्मूला आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको रेडियस पता चल गई है तो। यहाँ से जब रेडियस पता कुछ भी निकाल लीजिए। अगर आपको ये निकालना है टाउ की वैल्यू क्या है, पी पी डैश है,
टाउ की वैल्यू निकालनी है, पी डैश ही तो बताई थी आपको। पी डैश निकालने के लिए त्रिभुज ले लो, ये लंब है तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण पता है, लंब निकालना है तो कर्ण कितना, सी पी साइन 2 थीटा, सी पी साइन 2 थीटा। सी पी रेडियस था, रेडियस की वैल्यू ये है आपके सामने, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, और यहाँ पर क्या है साइन 2 थीटा। हालांकि ये जो मैं फॉर्मूले निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये सब आपके लेवल से हाई है, ठीक है। गेट वगैरह में पूछता है ना, ये आपके लेवल में नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहे थे आगे की नॉलेज। बाकी आप सिर्फ रेडियस तक का याद रखिए, ये सब आपके लेवल से ऊपर है। आपको मेनली क्या करना है, स्केल मान के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जहाँ पीछे बताए थे ना, ओपी दूरी गुणा स्केल, पी डैश दूरी गुणा स्केल, वहाँ तक आपके लेवल का है, इसको छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी मैंने फिर भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया, जिन बच्चों को समझ आ गया हो समझ लीजिए, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब उनका जो कैप्चर करने का पावर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने का पावर। ये फॉर्मूले निकल गए, जिसका कहेंगे आप यहाँ से उसका फॉर्मूला निकल सकता है। मैं इन सबको हटा रहा हूँ, एक केस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। इस मोहर सर्किल को आप जैसे जैसे बनवाया था, स्टार्टिंग से देख करके देखते जाइए, लिखते जाइए, देखते जाइए, लिखते जाइए, फिर रिवीजन कीजिएगा, इजीली आपको समझ आएगा। अब इस पहले केस के कारण ही आपका दूसरा केस ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, ठीक है। दिखाते हैं आपको कैसे, इस पूरे को मैं रफ कर रहा हूँ और सेकंड केस को समझाते हैं। चलिए अब समझते हैं सेकंड केस। अच्छा, सेकंड केस अगर आप बनाना चाहें खुद से तो सेकंड केस से आपका एक ये भी बन सकता है, मोहर सर्किल फॉर बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बन सकता है, बहुत कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, दोनों संपीड़न प्रतिबल के लिए, संपीड़न। अब अगर दोनों संपीड़न है तो ये भी कंप्रेसिव नेचर का है, अंदर की ओर एरो बना दीजिए, और ये भी कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है, इधर भी। जब दोनों कंप्रेसिव है तो कोई दिक्कत नहीं, जो काम हमने क्या किया था, मूल बिंदु के इस साइड किया है ना, वो पूरा काम इसके इस साइड हो जाएगा, पूरा काम इस साइड, ठीक है। तो इसको आप खुद से करके देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है सेकंड वाले केस में, ठीक है। क्या करना है, जैसे आपने ओ से लेकर डी तक दूरी खींची थी सिग्मा एक्स की, सेम आप ओ से डी तक खींचेंगे इस साइड को सिग्मा एक्स, ऐसे ही ओ से ई तक सिग्मा वाई खींचेंगे, लेकिन खींचेंगे इस साइड कंप्रेसिव की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सेम रहेगा सब कुछ, कोई बदलाव नहीं है, बस बनेगा पूरा डायग्राम इस साइड को बन जाएगा इसमें कंप्रेशन में। तो इसे आप खुद से कीजिएगा। मैं आपको एक ऐसा केस कराता हूँ जिसमें एक टेंसाइल हो और दूसरा कंप्रेसिव हो, तो वो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसलिए मैं आपको उसे करा देता हूँ। इसे आप खुद से ट्राई करना, और ट्राई करके आप देखना एक बार, हो सके तो जो टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है ना, डिस्कशन ग्रुप, उसमें आप पिक सेंड करना, मैं चेक करके देखूंगा किन किन बच्चों का सही है। हो सकता है आप लोग सही कर पाएँ तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि इस तरह से कर लीजिए, या किसी एक का फोटो क्लिक करके उसमें डाल देंगे किसी भी बच्चे का, ठीक है, विद उसका नाम बोलकर, तो वहाँ से और बच्चों की भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर इसे करना चाहते हैं तो। बाकी तो मैं भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, इसका एक और पार्ट हम लेके आएंगे जिसमें ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, कंप्रेसिव वाला सारा काम ऐसे ही होगा सेम, बस उधर होगा लेफ्ट साइड में। अब थर्ड केस सुन लीजिए, थर्ड केस, मोहर सर्किल फॉर वन टेंसाइल स्ट्रेस एंड अदर कंप्रेसिव, या वन टेंसाइल फॉर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, ऐसे लिख दीजिए, फॉर टेंसाइल, जगह कम है ना इधर, एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि एक तनाव तथा दूसरा संपीड़न प्रतिबल के लिए, एक तनाव तथा, या तनाव तथा संपीड़न, ऐसे लिख दीजिए, तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल के लिए मोहर वृत्त, दोनों तरह के होंगे इसमें, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये वाला डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एक टेंसाइल, सपोज सिग्मा एक्स आपने टेंसाइल नेचर का कोई सा भी ले सकते हैं, टेंसाइल सिग्मा एक्स आपने टेंसाइल नेचर का ले लिया, तो आप जो सिग्मा वाई लेंगे वो लेंगे कंप्रेसिव नेचर का। कैसा लेंगे, कंप्रेसिव नेचर का लेंगे, सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा वाई कंप्रेसिव नेचर का रहेगा। बाकी ऑब्लिक प्लेन इस बार उल्टा करके चेंज करके ले लें, ऑब्लिक प्लेन बोलिए, ऑब्लिक प्लेन इस बार चेंज करके ले लें। इस बार पहले हमने कैसा लिया था, क्लॉकवाइज, इस बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है। यस, यहाँ से नहीं, यहाँ से होके पास हो, यस, ये, और ये इस बार हमने कैसे ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, इस तरह से,
थीटा एंगल, ठीक है। ये हमारा ऑब्लिक प्लेन है टी एस। समझ पा रहे हैं सभी? इसके लिए आप बनाएंगे मोहर सर्किल। अब मैं आपको पॉइंट वाइज लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसको, आपको समझ आई गया है सीधे। अब पहली चीज़ वही स्केल मानेंगे आप, स्केल मान के मोहर सर्किल यहाँ बना रहा हूँ मैं आपके सामने, इधर देखिएगा, ठीक है। ऐसे आपको सिर्फ डायग्राम बना देना है, बहुत जो कंप्रेसिव नेचर वाला था उसका डायग्राम बना के सिर्फ आपको भेज देना है टेलीग्राम पर, डिस्कशन वाले ग्रुप में मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। सही हुआ तो आपका जो मेन वाला ग्रुप है, चैनल है टेलीग्राम का, वहाँ पोस्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी और जो भी नए नए बच्चे हों, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा जीटेक पॉली, और चैनल बना हुआ है 9K प्लस स्टूडेंट्स है उसमें, आप लोग भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कुछ सेलिंग वेलिंग का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल फ्री है सबके लिए। यस, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है, ओ पॉइंट। सबसे पहले ये टेंसाइल है, तो ओ से टेंसाइल इस साइड लेते हैं हम, टेंसाइल इधर लेते हैं, कंप्रेसिव इस साइड लेते हैं। ये हम लोग अब तक सीख चुके हैं, ठीक है। अब मैं अलग अलग वैल्यू लेके कर रहा हूँ। इसको 40 ले लिया सपोज न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसको कितना लें, इसको 10 ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे, 10 ले रहे हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर। चाहे जितना ले सकते थे आप, अपनी चॉइस है, कितना भी ले लीजिए, वो क्वेश्चन में दिया जाएगा एग्जाम में आपको। टेंसाइल सिग्मा एक्स है, इसको तो 40 मतलब 4 खींच लीजिए स्केल मान करके, तो 4 मतलब यहाँ से इस साइड को खींचेंगे आप, ठीक है। सपोज डेट यहाँ मान लिया, यहाँ आ गया 4, यहाँ खींच दिया आपने, क्या ये सिग्मा एक्स खींच लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कैसी भी, यस सिग्मा एक्स। इसके बाद सिग्मा वाई 10 है तो कम आएगा, मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है, बल्कि इसका जस्ट डबल 4 हो रहा है, कोई बात नहीं, मान लिया यहाँ तक आ गया। ये तो हम फ्री हैंड बना रहे हैं अभी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है सिर्फ। सिग्मा बाई, इस पॉइंट को हम डी बोलते थे, ओ से डी तक सिग्मा एक्स खींचते हैं, ओ से ई तक हम सिग्मा बाई खींचते हैं, इतना हम सबको पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी और ई का मिड पॉइंट लेंगे, ये 4 खींचा, ये 1 खींचा, 4 और 1 मिलकर 5 हो गया, 5 का आधा, इन दोनों का बिल्कुल आधा जो बीच में आएगा, डी और ई का बिल्कुल मिड, समथिंग यहाँ आएगा, यस समथिंग यहाँ, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा, सी पॉइंट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, सी, या सी पॉइंट, सी से ई तक या सी से डी तक, ये रेडियस हो गई, समझते रहना, सुनते रहना, रेडियस हो गई। यहाँ रखना आप कंपास, ऐसे घुमा देना इसको पूरा, इन दोनों से होकर पॉइंट पास होगा ऐसे, ठीक है। आप लोग ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं तो आप सही से बनाइएगा, ठीक है, हम बोर्ड पर समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक। आई थिंक लग रहा है मोहर सर्किल जैसा ही। इस तरह से ये बन गया मोहर सर्किल। ये जो सी पॉइंट है, इससे लाइन खींच दीजिए ऊपर नीचे ऐसे सीधी सीधी, जैसे व्यास बनेगा ये वाला, ये इस पर ऊपर जो होता है यहाँ पर टाउ एक्स वाई लेते हैं, ऊपर नेगेटिव वाला, नीचे टाउ एक्स वाई आता है, इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर टाउ एक्स वाई आता है कौन सा, पॉजिटिव वाला। तो ऊपर वाला पॉइंट ये क्यू डैश है, नीचे वाला पॉइंट क्यू है, ठीक है। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है। इसके बाद एंगल देखिए, एंगल इस बार कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये लाइन है आपकी। एंगल इस वाले केस में हम क्या, जब आपको शियर स्ट्रेस ना दिया हो उस केस में CD पर खींचते हैं एंगल, शियर स्ट्रेस देगा उसमें अलग जगह लेंगे एंगल। जब यहाँ पर कोई भी आपको शियर स्ट्रेस नहीं दे रखा हो तो ऑलवेज टाइम CD पर आप खींचेंगे एंगल को, याद रहेगा सभी को। तो CD पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज ऐसे, हमें क्या लेना है, ये वाला लेना है, मतलब ऊपर जाएगा। CD ये है ना, तो इसके ऊपर इस तरह से 2 थीटा, अगर ये थीटा आपका 30 डिग्री है तो इसका जस्ट डबल इधर को खींच दीजिएगा इस तरह से, समझ पा रहे हैं ना। ये 2 थीटा खींचेंगे, 2 थीटा, तो यहाँ पर मिलेगा P डैश पॉइंट, कौन सा P डैश, या P कह दीजिए, P है ये, इस लाइन वाले को P डैश बोलते हैं, ठीक है। ये 2 थीटा पहले लंब डाल लें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं इस तरह से, यस ये 2 थीटा था, तो ये परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ कट गया, इसको क्या कह दिया हमने, इसको P डैश कह दिया P डैश इसको, ठीक है। समझ आ रहा है एक चीज़ आप सबको। अब यहाँ पर देखिए सिग्मा वन अगर निकालना हो, सिग्मा वन तो O से लेके D तक की दूरी नापना, OD इंटू में स्केल से मल्टीप्लाई कर देना। सिग्मा 2 निकालना, इन सबके नाम मैंने पिछले केस 1 में लिखवा दिए। सिग्मा 2 O से लेके E तक, ये वाला सिग्मा 2 इसमें नेगेटिव आएगा, OE इंटू स्केल, क्योंकि नेगेटिव की साइड है। टाउ वन C से लेके Q तक नीचे को CQ Q ओनली इंटू में स्केल, ये पॉजिटिव रहेगा और CQ डैश वाला नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव है, CQ डैश इंटू स्केल, ठीक है।
इसके बाद हमें सिग्मा एन निकालना है, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा एन हमारा ओ से पी डैश तक की दूरी, ओ पी डैश हमने पी डैश ही लिया था ना इस लाइन पर, ठीक है, यस पी डैश ही लिया था, ओ पी डैश, क्योंकि मैं सेम पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको इजी लगे सब कुछ समझने में। अब अगला टाउ निकालिए, टाउ ऑब्लिक प्लेन पर शियर स्ट्रेस टाउ, ये पी पी डैश होगा, पी पी डैश इंटू में स्केल। आर निकालना है अगर आपको रिजल्टेंट आर, तो ओ को मिला दो ओ को पी से, इसको ओ को पी से, तो ओ पी दूरी इंटू में स्केल, और एल्फा आर का जो झुकाव होगा स्लोप ऑफ आर, मैं शॉर्ट में लिख दिया स्लोप ऑफ आर, एल्फा होगा, एल्फा ये बनेगा, ये वाला एल्फा, ये भी एल्फा आपका ऊपर बन रहा है इस तरह से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एल्फा भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। अगर आपको और आगे करना है सॉल्व तो आप सी वाले पॉइंट को पीछे यहाँ बढ़ा सकते हैं, जहाँ कटेगा वो एन पॉइंट मिलेगा, इससे मिला दीजिए एन एन डैश मिल जाएगा आपको, एन एन डैश, बाकी जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है जो आपके सिलेबस के लिए है। इस तरह से आपका ये बन गया कौन सा, जब एक टेंसाइल दूसरा कंप्रेसिव नेचर का हो, इस तरह से समझ पा रहा है, ये वाला बनाया है, इसको अच्छे से देखिएगा, ये -1 नहीं बेटा, ओनली माइनस रहेगा, ठीक है, कर लेंगे इसे। इसका भी आप लोग प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो चौथा पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो अगले लेक्चर के लिए बचाते हैं, जिससे आप लोग देखें इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो एक चौथा पार्ट बचेगा जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो ये वाले दो फोर्स तो ये लेंगे, दो टेंसाइल ले लो या कंप्रेसिव, या एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव, इन दोनों में से कोई सा कैसा भी ले सकते हो। तो हम पढ़ेंगे दो टेंसाइल स्ट्रेस लगे होंगे और एक लगेगा शियर स्ट्रेस, यहाँ पर भी, यहाँ पर इस तरह से शियर स्ट्रेस, ठीक है, ये वाले। उसके लिए मोहर सर्किल बनाना सीखेंगे, उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा, एंगल वगैरह बदल जाएंगे। कुछ पॉइंट तो यही रहेंगे जो आपने 2θ एंगल लिया ना CD से, उसमें CD से एंगल नहीं लिया जाता, वो समझना आप, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसका ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चौथा केस रह गया एक तो उस केस को कवर करेंगे जिसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी दे रखे होंगे, साथ में शियर स्ट्रेस भी देगा, ठीक। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मिक्स वाले से मतलब क्या है, एक टेंसाइल दूसरा कंप्रेसिव विद शियर स्ट्रेस, दोनों टेंसाइल विद शियर स्ट्रेस, दोनों कंप्रेसिव विद शियर स्ट्रेस, या ओनली टेंसाइल ओनली कंप्रेसिव के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो अगला पार्ट भी इसका अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे, तब तक आप जुड़े रहेंगे इसी तरह से जीटेक पॉली के साथ। एंड आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर कुछ आपको अपना कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें उसे, ठीक है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।